दोस्तों नमस्कार। इसमें हम जो रीट में, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है 2021 में, अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो रीट 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेवल 1 था, उसमें मैथमेटिक्स था, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स पेडागोजी आप एक अलग वीडियो में आपको मनोज जी करवा चुके हैं, तो इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 12 पेनों का क्रय मूल्य। ठीक है, 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन और क्रय मूल्य क्या होता है इसका, कॉस्ट प्राइस कह देते हो आप। ठीक है, वो किसके बराबर है, 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इतने में आपको पेन कितने बेचने हैं, 16 पेनों की सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो चीज़ दी हुई है, एक क्रय मूल्य जो आप खरीदते हो, एक आप बेचते हो। आपको ये कहा कि 12 पेन आप जितने में खरीदे, आपने मान लो आपने 100 रुपये में खरीदे, उतने में आपको 16 पेन बेच देने हैं। ठीक है, उतने में 16 पेन आपने बेच देने हैं। तो 4 पेन आपके पास से चले गए ना। जब 16 पेन बेच रहे हो आप, कितने पेन बेच रहे हो आप, 16 पेन, उसमें से 12 पेन का तो आपके पास पैसा आ गया। कितना आ गया, 12 पेन का। 4 पेन का पैसा आपके जेब से लग गया। 4 पेन आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। 4 पेन के बराबर लॉस हो गया आपका। कितने बेचे थे आपने, 16 पेन बेचने पे 4 पेन का लॉस है, चौथे हिस्से का लॉस हो रहा है आपको। 16 पेन बेचने पे 16 पेन की प्राइस आपको मिल जाती, 16 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। भी 16 पेन जितने के खरीदे थे उतने में 16 में बेच देता, 16 पेन बेच देता उतने में, तो ठीक था, नो प्रॉफिट नो लॉस। पर आप क्या कर रहे हो, आप 16 पेन बेच रहे हो, पर आपको मिल क्या रहा है, 12 पेन की कीमत मिल रही है। 4 पेन की कीमत आप गवा रहे हो, 16 बेचने पे गवा रहे हो। 4/16 यानी 1/4 लॉस है आपको, 1/4। अगर मैं प्रतिशत में कहूँ तो 25% लॉस आपको इसमें हो रहा है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा, कईयों को थोड़ा इस तरीके से ना समझ में आए, जिनको प्रॉपर मूल्य लिखने से ही समझ में आता है, उनको मैं कह देता हूँ कि एक पेन, ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य मैं x रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, 12 पेन का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 12x हो जाएगा। और एक 16 पेन भी हमारी पिक्चर में आते हैं, 16 पेनों का हो जाएगा 16x। और एक पेन का पता है, 12 पेन का पता है, 16 पेन का पता है, और ज़्यादा पेनों का जिक्र इसमें नहीं आएगा। अब ये बताओ, 16 पेन का क्रय मूल्य 16x है, ये आपका क्रय मूल्य है। 16 पेन बेच रहे हो ना आप, तो उनका क्रय मूल्य तो 16x है। 16 पेन का विक्रय मूल्य क्या है आपका, जो बेच रहे हो, वो कहता है कि 12 के क्रय के बराबर। 12 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 12x है, तो 16 पेन का विक्रय मूल्य 12 के क्रय के बराबर है, यानी कि 12x है। 16 पेन का विक्रय मूल्य 12x रुपये है, तो क्रय मूल्य 16 पेन का है 16x। ठीक है, 16 पेन का। और 16 पेन का ही अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं, जो बेचा आपने, वो है 12x। 16x में आप खरीद के 12x में बेच रहे हो, तो लॉस कितने का हो रहा है आपको, आपको हो रहा है 4x का। ठीक है, कितने के पीछे, 16x में खरीदा था आपने, ठीक है, और 4x का इसमें लॉस हो रहा है, तो 100 के पीछे कितना हो जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये 25 पे, 25% का लॉस आपका हो रहा है इसमें। तो ये एक आसान सा सवाल था। इसके बाद हम करते हैं, श्रीमान आ गए हैं हमारे पास। श्रीमान जी क्या कहते हैं, श्रीमान एक्स है हमारे पास, इनके पास एक राशि है, और बड़ी, मतलब ये क्या कहें हम, कैसी बात है कि हम राशि को एक्स ही मानते होते हैं, जो पता नहीं होता हमें, और एक्स तो श्रीमान का नाम है, तो राशि को हमें कुछ और मानना पड़ेगा। ठीक है ना, राशि को मान लो कुछ और मान लेंगे हम। तो उसने उस राशि का क्या किया, 10% सरल ब्याज की दर से कुछ राशि उसमें से, मान लो इसके पास 100 रुपये थे, तो उसमें से मान लो 40 रुपये उसने 10% की दर से, और 60 रुपये मान लो उसने आगे 12% की दर से बैंक में लगा दिया, है ना, दो टुकड़ों में लगा दिया। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, पहली जो भी राशि उसने लगाई वो हमें पता नहीं है कितनी लगाई उसने। मान लेते हैं कि पहले उसने लगाया ए, और दूसरी राशि उसने लगाई जी बी, जो 40 और 60 कह रहे हैं ना। तो पहली राशि का चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा, ठीक है, इसने ए और बी में बांट लिया ना राशि को। तो पहली राशि का चौथा हिस्सा, शेष राशि जो बची हुई उस क्या है, वो बी है, उसका 5वें हिस्से के बराबर है, ये इसने कहा है। तो अब मैं क्या करूं, इसको क्या करता हूं मैं, ए के बटे में बी ले आता हूं, है ना, 4 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, 5 यहाँ है ही, यानी b यहाँ आ गया, 4 ऊपर चला गया। a बटा b बराबर 4/5, यानी कि a और b का जो अनुपात है ना वो 4:5 का है। ठीक है, तो दो राशि है, एक आप 10% पे लगाओगे और शेष बची हुई 12 पे लगाओगे। उन दो राशियों का अनुपात 4-5 है, तो उन राशियों को मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना, पहले ए भी माना था, अब मैं मान लेता हूँ। सपोज वो राशियाँ क्या है, 4-5 का अनुपात है, तो एक को 4x मान लो, एक को 5x मान लो। ये ज़्यादा बेटर तरीका है अनुपात है तो मानने का, क्योंकि यहाँ ए और बी है। ए पे आप फार्मूला लगाओगे ब्याज का, बी पे लगाओगे, दो अलग अलग राशियाँ। यहाँ क्या है, एक्स में हो जाएगा सारा सवाल, ईजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ कहेंगे जी ये एक्स तो श्रीमान का नाम है, ये बड़ा एक्स है, हमने छोटा एक्स ले लिया यहाँ पे। तो राशि आपकी आ गई 4x 5x, इसका चौथा हिस्सा x होता है, इसका पांचवा हिस्सा x होता है। इसने यही कहा था इसका चौथा हिस्सा और इसका पांचवा हिस्सा बराबर हो। ठीक है, अब क्या करना है, ब्याज पे दे दो भाई। 4x है ना, उसको तो ब्याज पे दे रहे हो आप 10% की दर से, 10/100। ठीक है, और जो 5x दूसरी राशि है उसको दे रहे हो आप 12%, तो 12/100। और इसके बाद 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष के लिए आपने ब्याज में दे दी, तो 2 कुल ब्याज मतलब इससे जो ब्याज आया और प्लस इससे जो ब्याज आया वो कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 से 0 कट गई, और 5 से इसको 20 पे काट सकते हो, 2 से इसको 10 पे काट सकते हो। 10 इसके नीचे है, 10 इसके नीचे है, 10 एलसीएम आ गया मान लो। ऊपर तो 4 दूनी 8x, और ऊपर यहाँ क्या आएगा 12x। ठीक है, बराबर 2500 है। ये 12 और 8 20x हो जाएगा दोस्तों, 20x/10 बराबर 2500। अच्छा, 0 से 0 ये कट जाएगी, 2x बराबर 2500, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1250। ठीक है, ये x का मान आ गया। ये x का मान राशि में रख दो, ये हमने राशि मानी थी 4x और 5x। ठीक है ना, तो 4x और 5x हमने पूछा है कुल राशि कितनी हो गई, 9x। ठीक है ना, कुल राशि, तो 9x 9 से गुणा कर दो, इसकी कितना हो जाएगा, 9 0 0 9 5 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 9 और 2 11, 11,250। सी ऑप्शन आपका। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का साधारण सा सवाल। अब हम आ जाते हैं ये मिक्सचर वाले सवालों में, जिसमें कि पानी दिया हुआ है आपको और शर्करा शुगर या चीनी को कहते होंगे, वो दिया हुआ है। 3 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, कुल कितना मिश्रण आपके पास, 3 लीटर का है, ये भी हमने लिख लिया। 40% शर्करा है, ये 40% है भाई शर्करा। ठीक है, 3 लीटर का 40% क्या होगा भाई, 3 लीटर का 3 गुणा में 40/100, 3 गुणा में 40/100। 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12/10, यानी 1.2 लीटर। तो ये आपकी 1.2 लीटर शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है, मिश्रण कितना है भाई, 3 लीटर, मैं इसमें 1 लीटर पानी और मिलाऊंगा, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, टोटल 4 लीटर हो जाएगा। बेशक इसमें पानी बढ़ेगा, मैं नहीं कहता कि शर्करा बढ़ रही है, पानी की मात्रा बढ़ेगी, पर टोटल मिश्रण तो बढ़ेगा ही ना, चाहे पानी डालो तो भी बढ़ेगा, शर्करा डालो तो भी बढ़ेगा। तो टोटल आपका 4 लीटर हो गया। तो नए मिश्रण में, नया मिश्रण कितने का है, 4 लीटर का। नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना है, मिश्रण में पानी डालोगे तो पानी बढ़ेगा, शर्करा नहीं बढ़ेगी। शर्करा कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, 1.2 लीटर। तो शर्करा कितनी है आपकी, 1.2 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है आपका, 4 लीटर, बटे कर लिया, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, यहाँ 12/4, ये 1.10 लगा दो नीचे, 12/40 आ गया। 4 दाएँ 40, 4 3 12, 3/10 आपकी शर्करा है टोटल में से। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 0 से 0, तो 30% आ गई है। ठीक है, 30% शर्करा है, पहले 40% थी, क्योंकि टोटल मिश्रण बढ़ गया पानी डालने से, तो पानी बढ़ गया इसमें, शर्करा अनुपातिक रूप में उतनी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले 40% शर्करा थी, तो मतलब 60% पानी था। अब 30% शर्करा है, तो 70% पानी है, इसका मतलब है ना। पानी का पूछे तो पानी का भी बता देना कि पानी कितना रह गया, तो पानी वाले को मत लेके चलना, आप सीधा इससे ही कर लो आप। ठीक है, ये 30% है, तो पानी कितना है, 70%। तो ये आसान सा सवाल। ये समानांतर चतुर्भुज है एक, तो मैंने सोचा कि समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको, फिर ये सवाल थोड़ा आसान होगा। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर समानांतर होती है, समानांतर, ठीक है, और ये इसके समानांतर होती है, ऐसे
अब समानांतर होती है तो ये बराबर भी होती हैं। अगर ये 10 है तो ये 10 होगी, ये 7 है तो ये 7 होगी, आमने सामने की बजाय। क्यों होती है? मान लो कि मैं इसको, ये सामने वाले को 11 कर दूं, 10 की बजाय 11 कर दूं, यूं कर दी 11। अब इसको आप ऐसे मिलाओगे ये, तो अब देखो ये जो भुजा है ना, ये 10 है और ये होगी ऊपर वाली 11। 11 होते ही ये भुजाएं है ना, जो ये भुजा और ये भुजा आमने सामने वाली समानांतर नहीं रहेंगी। क्यों? ये इतना झुकी हुई है ना जैसे, तो अगली ज़्यादा झुक गई इस तरफ, है ना। समानांतर तभी रहेंगी ये दो चीज़ें यूं, जब जो ऊपर वाली जो रोड है ना, जैसे 4 रोड से आपने जोड़ रखा हो उसको, तो आपको यूं यूं कितना भी करो, अगर ये ऊपर वाली रोड और नीचे वाली रोड बराबर है तभी ये समानांतर रहेंगी। अगर ऊपर वाली छोटी है, मान लो मैं यूं कर दूं, है ना, छोटी नीचे वाली बड़ी है, समानांतर नहीं रहेंगी फिर ये। जैसे कि ये चित्र बना दो आप समलंब का, ऐसे बना दो, ठीक है। अब ये छोटी हो गई ना और ये बड़ी हो गई, तो अब ये जो आमने सामने वाले समानांतर कहाँ रहेगी? इसके लिए आपको इतनी बड़ी यूं करनी थी ना, ये जो एंगल है इतना, यही आपको यहाँ क्रिएट करना था, झुकाना था इस तरफ, ठीक है। तो एक तो ये समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं आमने सामने की भुजाएं, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी आपके बराबर होंगे। ये जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो सीधी लाइन थी और ये भी सीधी लाइन थी, ठीक है ना, पर ये 90 डिग्री पे झुकने की बजाय थोड़ी एक्स्ट्रा झुकी, जितनी इधर है ना इधर, तो ऐसे ये भी इसके समानांतर करनी है ना आपको ऐसे लाइन, तो वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा झुकी हुई है। अगर सीधी हो जाए तो इसके, और ये ऐसे हो जाए तो समानांतर नहीं होगी। ये थोड़ी सी इधर फालतू झुकी हुई है, ये थोड़ी सी इधर फालतू झुकी हुई है, यानी कि जो झुकाव है दोनों में वो बराबर रहता है तभी समानांतर रहती है, वरना तो झुकाव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, समानांतर नहीं रहेगी। तो इसलिए कोण भी बराबर होते हैं। अगर मान लो ये कोण 110 डिग्री का है तो ये 110 डिग्री का ही होगा, और ये कोण इसके बराबर होता है, इधर वाले के बराबर, ठीक है। और इसने कहा कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। आपके जो कंजिक्यूटिव एंगल होते हैं, ये और ये कोण, ये वाला, ये 180 के होते हैं। ये क्यों होते हैं? चारों कोण 360 के हैं, इसमें ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो मान लो ये एक तरह से ये कोण और ये कोण, ये मैं दो ले लूँ और ये ले लूँ तो आपस में बराबर हो गए। क्यों? कि इधर a जमा डी है और इधर क्या है, b जमा सी है। तो जो a है वो तो c के बराबर हो गया, ये a c के बराबर है, और d है वो b के बराबर है सामने, ये d b के बराबर है। तो यानी इन दोनों का जोड़ भी आपस में बराबर होगा। चारों कोण 360 के होते हैं तो 180 के ये हो जाएंगे, 180 के ये हो जाएंगे। तो इसलिए एक साइड के कोण होते हैं ना, ये और ये और ये 180 डिग्री होगा इनका जोड़। और बराबर की बात करो तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। एक एंगल अगर राइट एंगल है, अगर ये 90 का हो गया तो सारे 90 के हो जाएंगे, क्योंकि भुजा की जो झुकाव है ना ये इतना है, तो इसके समानांतर खींचोगे ना तो दूसरी भी यूं खींचनी पड़ेगी आपको समानांतर। अगर यूं खींचोगे तो वो समानांतर नहीं होगी। तो ये 90 का हो गया तो उतनी ही आपको झुकाव पे ये खींचनी पड़ेगी। तो इसलिए एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का हो गया तो सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि आयत बन जाएगा वो, या भुजा बराबर है तो सारी वर्ग बन जाएगा वो। डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे ये डायगोनल और एक ये खींच लो, ये एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं। जैसे ये 5 5 10 है तो, और अगर ये मान लो 14 है तो ये 7 7 हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसका डायगोनल बड़ा होता है हमेशा, जिस तरफ झुका होता है ये उस तरफ बड़ा हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा ना, वो दूरी लंबी हो जाएगी। और ये दूरी जो है ये छोटी हो जाती है और ये दूरी लंबी हो जाती है। तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अपन एक दूसरे को हाफ में काटेंगे ये, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और बाकी डिटेल में आप हम इसको किसी चैप्टर में कर लेंगे पैरेललोग्राम के या चतुर्भुज के, तो थोड़ा सा इससे समझ में आ जाएगा आपको इस प्रॉपर्टी से ये सवाल। इसमें कहा गया है कि आपको इस चतुर्भुज में कुछ कोण दे रखे हैं, एक्स वाई का मान आपको बताना है। हमने कहा था कि इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होता है, यानी कि 4x + y = 75, और ये इसके बराबर होता है 2x + 5y = 150, ठीक है। अब यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, 2 दूनी 4x, 2 5 10 और 150 दूनी 300, तो ये भी 4 हो गया। और ऊपर वाले में 4 है, इसके नीचे लिख लो ऊपर वाला। समीकरण जैसे हल करते हैं हम, इसमें अब घटा दो, ये कट जाएगा। समीकरणों को ऐसे ही हल करते हैं हम कि इसका जो चर होता है ना, x का जो इसके साथ लगा हुआ होता है ये मान, जो 4 या 2 जो भी, उसको बराबर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक चर को बराबर कर लोगे दूसरा चर बच जाएगा, वो घट जाएगा। तो ये आ गया आपका 9y
और ये आ गया आपका 225। y बराबर आ गया 25 निम्न 225। y का मान आ गया, y का मान मैं यहाँ रख दूँ 25, तो 4x जमा 25 बराबर 75 है, तो 4x बराबर 75 में से 25 इधर माइनस हो जाएंगे 50, x बराबर आ जाएगा 12.5। ठीक है, ये x का मान आ जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण या भुजाएं बराबर होती हैं, सवाल आपका हो जाएगा। कबीर जी के दोहे बहुत अच्छे होते हैं, आप पढ़ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ज्ञान छुपा हुआ उसमें, पर फिलहाल हम ये सवाल कर लेते हैं। कबीर रुपए 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। 10 आपके रुपए में इसको क्या मिला, 11 पेंसिल मिल गई। ठीक है जी, फिर वह बेचते टाइम क्या करता है, बेचते टाइम वो 11 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है। देखो 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, यानी रुपए 10 देता है, पेंसिल 11 ले रहा है, एक पेंसिल फालतू मिल रही है उसको, पर बेचते वक्त वो 11 रुपए में 10 ही दे रहा है। 11 रुपए में एक आधी फालतू देनी चाहिए तो उसको कम दे रहा है, तो एक खरीदते वक्त बचा रहा है, एक बेचते वक्त भी बचा रहा है, 2 पेंसिल बचा रहा है वो, तो इट मीन्स वो प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, कितना होगा वो बताना है। इसने बेची कितनी है भाई, 10, 11 रुपए में 10 पेंसिल बेची है, 10 पेंसिल बेची है इसने 11 रुपए में। ठीक है, अब लाभ कैसे निकालें, बड़ी समस्या हो गई। 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदी थी, क्रय किया था 11 पेंसिल का, बेच दी 10 ही, तो यही तो गड़बड़ हो गई। 10 ही अगर बेच रहा होता ना आगे, तो ये 11 की 11 बेच रहा होता ना, तो बड़ा आसान हो जाता हमारा सवाल। ठीक है ना, तो कैसे करें। 11 और 10 में क्या है, 11 और 10 में एक समानता है कि 110 पे मिल रहे हैं दोनों। 110 बना लो, कैसे, इसको 10 से गुणा कर दो। मैं क्या करता हूँ, 10 से गुणा करूँगा 100। 100 रुपये में कितनी पेंसिल मिलेगी इसको, 10 दाएँ 100, तो 11 दाएँ 110, 110 पेंसिल मिल गई। ठीक है ना, 100 रुपये में कितनी मिल गई, 110 पेंसिल। अब इसको 10 पेंसिल बेच रहा है वो, ठीक है, 11 रुपये में। यहाँ पे कितनी पेंसिल है आपकी, 110। 110 क्या होगी, 10 की 10 से कितना गुना है, 11 गुना, 10 गुना 11 है ना। 10 पेंसिल बेच रहा है 11 रुपये में, एक पेंसिल बेचेगा 11/10 में, 110 बेचनी है तो 110 से गुणा कर दो, 0 से 0 121 आ गई, 121 रुपये में बेचेगा। या वैसे ही क्या है कि 10 पेंसिल बेच रहा है, 110 क्या हो गया, उसका 11 गुना हो गया, तो 110 पेंसिल कितने में बेचेगा वो, 110 पेंसिल वो बेचेगा इसके 11 गुना में, तो 11 11 ये 121 रुपये में, 121 रुपये में बेच देगा 110 पेंसिल। खरीदी कितने थी, कितने में थी इसने, 100 रुपये में। 100 रुपये में खरीद के 121 में बेच रहा है, 21 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है आपको, 100 रुपये के ऊपर। तो प्रतिशत का 100 पे ही निकालना होता है, तो 21% आ गया। 200 पे होता तो फिर भी हम निकालते इसका, तो 21% इसको लाभ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रय और विक्रय मूल्य निकाल के भी कर सकते हो। कईयों को ये समझ में ना आए तो 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद रहा है वो, तो एक पेंसिल का कितना मूल्य हो जाएगा, एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10/11। ठीक है, विक्रय की बात करी जाए तो 10 पेंसिल 11 रुपये में, तो एक पेंसिल कितनी की हो जाएगी, एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, वो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रय में से क्रय घटा दूं मैं, 11/10 में से 10/11 घटा दूं, तो एलसीएम आएगा आपका 110, 11 11 121 और 10 दाएँ 100, ये आ गया 21/110, 21/110। तो विक्रय में से क्रय गया वो क्या है, लाभ है, लाभ आ गया 21/110, 21/110। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है 10/11 निकालना कितने पे, लाभ 100 पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 21/110, 10/11 ऊपर आके 11/10 हो जाएगा और गुणा में 100, 11 दाएँ 110, 10 और 10 100 हो गए, ये 21%। आप किसी भी तरीके से कर लो इस सवाल को। ठीक है, तो जनरली आप रीजनिंग के तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 10 रुपये लेके चलो, उसमें 11 पेंसिल बेच रहे हो पर बेचनी 10 ही है, तो 11 और 10 को कॉमन 110 कर लो आप यहाँ पे। 100 रुपये में 110 पेंसिल, 110 पेंसिल बेचनी है, 10 पेंसिल बेच रहा था पहले वो, अब 110 बेचनी है, उसका 11 गुना, तो 11 गुना रुपये मिलेंगे 121। 100 रुपये से स्टार्ट करके 121 रुपये आपने कमाए, 21% आपका लाभ हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल, इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। एक्स निकालना है तो एक्स को इस तरफ रखो, बाकी सारे उस तरफ कर दो। 126 दूने 252, 352, 372 और 377/126 मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया।
ये इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के हो जाएंगे, पर इसमें 6 7 9 है, इनका जोड़ करना है ना। तो 6 7 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 और 7, ये दोनों की दोनों को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम बच्चों कौन सी होती है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन ना हो। तो 9 7 इसका को प्राइम का 9 7 63 हो जाता है। अब अच्छा 6 है, 6 में क्या होता है, 2 गुना 3 होता है, 3 तो 9 में आ गया, तो 2 रह गया, 2 और ले लो, तो 63 दूनी 126, आप एलसीएम तो निकाल ही लोगे, 126 एलसीएम आ गया। तो 6 से 126 21 पे जाएगा, 21 5 105, और 7 से 18 7 तो 18 5 90, 9 से 14 90, तो 14 चौके 56, तो ये 377। इसका क्या हो गया, 126 126 दोनों में है, तो एलसीएम 126 आ गया। ये माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, 105 और 90 195, 195 200 कर लो, 5 कम कर लो, अगले में से 251, 251, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 5 गए 2, और 3 में से 2 गए 126 बटे 126, ये 1 आ जाएगा आपका ये आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन का बेहद सिंपल सवाल। चलो हम वृत्त में आ गए। अब वृत्त की भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए अगर आपको ये सवाल निकालना है। तो आप कुछ कहेंगे जी पता है, ये होता है वृत्त, ये होती है इसकी एक इसको जीवा कहते हैं शायद हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता नहीं, और ये आर्क होती है, एक आर्क, ठीक है, आर्क। ये आर्क कहते हैं कि आपका जो कोण बनाती है ना इसके ऊपर, वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि के ऊपर, है ना, वृत्त के अंदर नहीं, वृत्त की परिधि के ऊपर, ऊपर यहाँ, ये सारे कोण समान बनाती है ये, ठीक है। अगर ये 30 का है तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा। ये क्यों बनाती है ऐसा, ठीक है। मैं इस कोण की बात करता हूँ, ये पहले वाले कोण की। इसमें प्रकार यूं खुला हुआ है ना, यूं यहाँ से यहाँ तक गया, इस पे डिपेंड करता है ये। तो आपकी जैसे एक कोण बनाते हो आप, यूं बनाया, ये प्रकार खुली है ना, इतनी, यहाँ से बात करूँ तो मैं इतनी प्रकार खुली है ये, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है ना कोण कितना होगा। अगर ये आप ज़्यादा खोलोगे यहाँ से यूं, और मैं इसको मिला दूँ यूं, तो ये अब कोण अपने आप ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ से माप लो, यहाँ से माप लो, कोण तो ज़्यादा आ जाएगा ना। तो यानी कि जितनी कोण किस पे डिपेंड करता है, आपकी 2 रेखाखंड कोण बनाते हैं इसको, 2 रेखाखंड, और वो जितने यूं खुले होंगे ना, ठीक है, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा कोण बनेगा। ये कम है और ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें ये 2 रेखाखंड कोण बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला। जैसे मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, तो ये जो ए बी और ए सी है ये कोण बना रहा है, ए बी ए सी। ये खुला कितना हुआ है, यहाँ से देख लो इतना खुला हुआ है। अब मैं इसको डी मान लूँ, तो डी बी और डी सी ये कितना खुला हुआ है, देखो आगे मुंह से यहाँ कितना खुला हुआ है। और अगर मैं ई मानूँ तो ई बी जो है और ई सी है, ये भी तो इतना खुला है ना यहाँ पे, तो कोण तो इसलिए तो बराबर ही बनाएगा। तीनों ऐसे खुले हुए हैं, देखो ये और दूसरा भी इतना ही खुला हुआ है, तीसरा भी इतना ही खुला हुआ है। यहाँ पे ये वाली चीज़ कॉमन है ना, यानी कि सेम है। ये जो आर्क है ना ये सेम है, इतनी ही है, ये 5 है, तो ये सारे कोण समान होंगे। अगर किसी की ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं एक त्रिभुज ले लूँ, सॉरी वृत्त ले लूँ, इसमें मैं एक आर्क ये ले लेता हूँ और ये कोण बना रही है मान लो ये, और एक आर्क में ये ले लेता हूँ और ये कोण बना रही है ये। तो ये कोण आपको देखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा सा बच्चों, देखो इससे बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ से खुला या यहाँ से खुला एक ही बात है। ये जो टोटल मुंह से इतना खुला हुआ है ना, ये इतना खुला हुआ है, ठीक है, और ये इतना खुला हुआ है, ये बड़ा कोण है ना, ये देखो ये गैप बीच में, ये इतना खुला हुआ है। तो जो सेम जीवा पे बने हुए कोण होते हैं ना, इसके द्वारा बनाए गए, वो तो बराबर होते हैं। दूसरी जो बड़ी होगी तो बड़े होगा कोण। एक ये भी बता दो, अगर ये जो आपने ये तो पता है कि ये बराबर होता है ये वाला, क्योंकि ये डीसी बना रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोण है ये भी आगे डीसी जितना खुला है और ये कोण है ये भी आगे डीसी जितना खुला है। पर अगर मान लो ऐसे जैसे छोटी हो एक तो जीवा और एक आपकी जीवा बड़ी हो, तो छोटे वाली छोटा कोण बनाएगी ऐसे, और जो बड़े वाली है वो हमेशा ये बड़ा कोण बनाएगी। अगर ये 5 की है और अगर ये 10 की है, ठीक है, तो ये दुगनी बड़ी है ना इससे, तो ये कोण दुगना खुला होगा मुंह यहाँ से इसकी बजाय, तो वो दुगना बनाएगी। ये 40 का होगा तो ये 80 का होगा, ये भी ध्यान रखना। बड़ी ये जो आर्क होती है बड़ा कोण, छोटी आर्क छोटा कोण, दुगनी आर्क दुगना कोण, बराबर है सेम आर्क है वही सेम आर्क है तो सेम कोण होगा। और अगर सेम ना हो, 2 आर्क हो, यहाँ पे एक आर्क हो, ये 5 है ये भी 5 है, तो ये जो कोण बनाएगी वो ये जो कोण ये भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे ढंग से दिखा दूँ मैं,
ये आर्क है आपकी और ये आर्क है आपकी, ये 5 है, ये 5 है। ये जो कोण बनाएगी और ये जो कोण बनाएगी ना, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोण यहाँ से इतना खुला हुआ है सामने देखो, और ये भी यहाँ से इतना खुला हुआ है, बराबर होना ही है। तो वैसे ही क्या है कि थोड़ी स्याही मिटो देते हैं। तो वैसे ये 40 डिग्री है ना, ये डीसी आर्क बना रही है, तो ये भी डीसी आर्क यहाँ बना रही है, ये तो ये भी 40 होगा। ये 40 है, ये 85 है, टोटल 125 हो गया। तो एक ये और एक ये थीटा, ठीक है। इन तीनों का ये त्रिभुज में है ना, ए डी सी में, तो इनका कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 125 ये दोनों हो गए, तो थीटा कितना बच गया? आप घटा दो इसमें से, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। तो अगर आपको वृत्त की ये प्रॉपर्टीज आती हैं ना, तो आप आसान से इस सवाल को कर लोगे। दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, बड़ी संख्या के 3 गुणे, 2 दी गई है, मैं x मान लेता हूँ, एक को y मान लेता हूँ। बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन सी है? मान लो बड़ी संख्या x है, तो इसका क्या कर देते हैं? 3 गुना, ठीक है। को छोटी संख्या से भाग किया जाए, इसको भाग करता हूँ मैं, छोटी संख्या कौन है? y से। तो क्या होता है? भागफल, भागफल जो है आपका कोशेंट बोलते हो, वो आ जाता है आपका 4, और रिमाइंडर आ जाता है, शेषफल आ जाता है 3। या यूँ लिख लो ना, ये इजी है। बड़ी संख्या को 3 गुना से भाग करके y से, 3 से गुना करके y से भाग कर रहे हो छोटी संख्या से, तो भागफल यहाँ लिखते हो ना, कई यहाँ लिखते हैं, और शेषफल यहाँ आता है 3। यदि छोटी संख्या क्या है? हमारी y मानी थी हमने, उसको 7 से गुणा करो और उसको बड़ी संख्या से भाग करना है। बड़ी संख्या कौन सी आपकी? बड़ी संख्या x थी, ये बड़ी मानी थी x, और छोटी y मानी थी। x से भाग करो तो क्या होता है? भागफल 5 आता है, भागफल यहाँ लिख लो, और शेषफल क्या आता है? 1, यहाँ 1 आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो किसके बराबर होता है? ये संख्या जो होती है भाज्य, ये भाजक x गुणा में भागफल 5x और प्लस में शेष 1, इसके बराबर होता है। सेम ऐसे ही 3x बराबर क्या होगा? 4 और y की गुणा 4y, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। और इसमें आ जाएगा जोड़ में 3, हो गया इतना। अब x और y को एक तरफ कर लो, आप 7y को इस तरफ ले आओ, तो 5x माइनस 7y, एक को उधर ले जाओ, -7 हो जाएगा एक तरफ, और इधर 3x 4y इधर ले आओ, इधर बच जाएगा 3। अब क्या करते हैं? इसको गुणा करनी पड़ेगी हमें 5 से, ठीक है। तो 5 से 15 हो जाएगा, इसको 3 से करूँगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो मान क्या आ जाएगा? इसको 3 से करो, 3 5 15x माइनस 3 7 21y माइनस 3। इसको 5 से करोगे, 5 से 15x, 5 के 20y, 5 से 15। क्यों किया? ताकि इसमें एक चर आपका एक वेरिएबल बराबर हो जाए, फिर घटा दो इसमें से, ये माइनस है तो घटा घटा जमा, और ये माइनस, ताकि ये कट जाए, और हमारे पास -21 में से 20 गया, माइनस का y, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 15 और 3 माइनस का 18। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 18। तो ये करना था हमारा उद्देश्य, ताकि ये आपका y का मान आ जाए। छोटी संख्या ही पूछा था इसने, छोटी संख्या का मान आ गया 18, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या अगर निकालनी हो आपको तो आप निकाल सकते हो, जैसे ये समीकरण था, यहाँ पे रख दो इसमें, या यहाँ रख दो, 18 रखो, 18 चौके 72 और जमा 3 75, 3x बराबर 75, तो x बराबर 25 आ जाएगा, बड़ी संख्या 25 आ जाएगी अगर निकालना हो तो ये तो आप संख्या वाला सवाल कर लोगे, आसान है। ये दोस्तों संख्या दी हुई है आपके पास, इसमें 7, 6 और 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान तो 9 ही होगा, और 6 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाली भी है 6 पे, तो ये 4 अक्षर इसके आगे 4 जीरो लग जाती हैं आपकी। और 7 का क्या हो जाएगा? 7, और उसके बाद 1 2 3 3 6 जीरो इसके पीछे लग जाएगी, 3 और 4 5 6 3 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, ठीक है। ये स्थानीय मान आ गया आपका। अब इनका क्या करना है? योग करना है, योग करो। ये कितना है आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख, 70 लाख, और उसके बाद हज़ार 60 है तो 60,000, और उसके बाद 9 है, 60,000 में मैं यूँ लिखता आपका 60,000, ये ना, पर लास्ट में 9 है तो 9 और जोड़ दिया, 70 लाख 60,000 9, 70 लाख 60,000 9, ये आ गया। तो ये तो प्लेस वैल्यू वाला सवाल था, स्थानीय मान वाला। निम्न भिन्नों
ये नीचे आपको भिन्न दी गई है, मगर ये भिन्न नहीं है, ये प्रतिशत में दे रखा है इसने, ये दशमलव में दे रखा है इसने, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। को छोटी से बड़े भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है। पहले छोटी लिखनी है, फिर बड़ी लिखनी है। छोटी दोस्तों कौन सी? इसमें 1/3 तो होता है आपका 0.33 मेरे ख्याल से ना। 31% को अगर मैं 31/100 कर दूंगा 0.31 आ जाएगा। 3/10 क्या होता है? 0.3 या 30 कह लो, अगर इससे कंपेयर करना हो तो। इसका क्या है? 0.313। और इसका क्या है? 0 भाग कर दो आप, 3 3 9, 0.339 ये आ गया। इसमें ध्यान से देखो, इसमें 31 ये 30 है और ये 30 से थोड़ी सी ज़्यादा है ना, 33, तो ये सबसे छोटी ये आ जाएगी 0.30, फिर 0.30, 30 नहीं है, 30 है, ये 303। उसके बाद 31 वाली 2 है ये, और ये 31 से थोड़ी बड़ी है, ये आ जाएगी 0.31, और फिर 0.313, और लास्ट में सबसे बड़ी 0.33। अब इसमें क्या है? भिन्न मध्य में आएगी। कौन सी भिन्न मध्य में? मध्य कौन सा होता है? बीच। 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ये बीच में है 0.31। 0.31 कौन सी थी? 0.31। ये 31% का बनाया था ना हमने 0.31, 31% थी। ठीक है, तो ये आपका भिन्न वाला सवाल आसान सा, छोटी बड़ी भिन्न बतानी थी। इस संख्या में से ये संख्या घटाओ तो ये आएगी आपका। जैसे इसको मैं सरल भाषा में लिख लूँ कि 5 में से आप 2 घटाओ तो 3 आता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 और 2 का जोड़ 5, ये प्लस ये बराबर 5। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे संख्या कौन सी है? 3 y और 7, और इसका जोड़ x 6 y 9, और ये क्या आएगा आपका 5, ये वाला 9 x 7 6। 5 - 2 = 3 या 3 + 2 = 5। बात एक ही है, पर जोड़ में थोड़ा सा आसान होता है, तो ये आसान हो जाएगा, ऐसे कर लेना। 7 और 9 16, 16 की हासिल 1, यहाँ हासिल 1 लग गई। ठीक है, y और y 2y और प्लस में 1 बराबर 7 है। 2y प्लस में 1 बराबर क्या आया? 7 आया। तो 2y बराबर क्या आएगा? 7 में से गया 6, यानी y बराबर 3। y की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे, है ना। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। तो y की जगह 3 रखूंगा मैं, तो 3 और 6 क्या आ जाएगा? 9, x 9 आ जाएगा। और 9 यहाँ रखूंगा तो 9 और 3 12, पर यहाँ तो 9 है, इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब y की 3 वैल्यू गलत है। तो फिर 7 कैसे आ सकता है? y क्या करें हम? एक तो है हमारे पास, यहाँ 7 है, 6 रह गया, 6 कैसे आएगा? या तो 3 और 3 6 होते हैं, या 8 और 8 16 होने से 6 आ जाएगा और एक असली इधर चली जाएगी। तो 3 पे तो हमारा हुआ नहीं, तो इसका मतलब y क्या है आपका? y की वैल्यू 8 है, तो 8 यहाँ रखोगे, 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7 असल लगी 1, 1 असल यहाँ चली जाएगी। y का मान कितना है? 8, 8 यहाँ रखोगे तो 8 और 1 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल गई, 1, 1 यहाँ चली गई, यानी x का मान 5 आ गया। तो 5 यहाँ x की जगह रखोगे तो 1 और 3 4 और 5 9, सही आ रहा है बिल्कुल। तो x आया 5, y आया 8। आपका बहुत आसान है, ऐसे कर सकते हो, लिख लिख के भी कर सकते हो। जैसे ये था 3 y 7 5 6 y 9, जैसे मैंने कहा 9 7 16, 1 हासिल हो गई, y अच्छा नीचे लिखा भी हुआ 9 x 7, तो y और y का जोड़ और जमा 1 बराबर 7। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो सकता है, y अगर 3 हो तो वो तो हमारा चला नहीं, तो 8 होगा, तो 8 लिख सकते हो आप। 8 और 8 16, 1 17 7 1 और y की जगह 8 है, तो 8 6 14, 1 15 का 5 हासिल लगी 1, 1 3 4 और 5 9। मतलब कैसे भी कर लो, आपको अंदाजा ही लगाना है कि x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा। ये हासिल वाला ध्यान रखना, आप 3 3 मान लो, 3 3 6 1 7, उससे सवाल हो नहीं रहा। यहाँ पे 3 3 6 9, x 9 है तो 9 और 3 12, 1 13 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? x का मान 5 और y का मान 8, कहीं आ रहा है ये C। खैर जोड़ का सवाल था, आप कर ही लोगे। श्री x, फिर से x आ गया, उसके पास 55,600 रुपये हैं भाई। उसने एक योजना में निवेश किया है और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया है। पहले तो सवाल बाद में करूंगा, मैं पूछता हूं कि ऐसी योजना कौन सी है जिसमें 8 गुना धन मिले। 8 6 48, 4 8 45 4 44, 4 8 45 और 4 44, इतना धन मिल गया इसको, है ना। इसमें से उसने दान कर दिया 57,986। मतलब भगवान अगर छप्पर फाड़ के दे, भगवान को प्रसाद 5.25 का ही चढ़ाना है, 100 के पीछे 5.25% ही, है ना। कितना कम दान दिया है, आधा भी नहीं दिया। तो कितने बच गए दान देने के बाद?
ये 1 और ये 17 में से 9 गए 8, और यहाँ कितना बचा, 13 में से 7 गए 6, और 13 में से 5 गए 8, और 3,86,814 फिर भी बच गए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश कर दिया। धन को कई गुना करने की आदत थी, और इसका केवल 1/3 प्राप्त हुआ। 1/3 क्या होता है, 3 से भाग, है ना, 3 से भाग प्राप्त हुआ, यानी 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2, 3 8 24, 2 3 27, 1 3 3 9, 2 3 8 24, यानी इतना उसको प्राप्त हुआ। अब एक्स के पास कितना धन बराबर है, किसके बराबर धन है, ये प्राप्त हुआ ना, 1,28,938। ये तो बेहद आसान सवाल था। समबहुभुज पॉलीगन, जैसे 2 डायमेंशनल आकृति आपकी, ठीक है, जैसे आपका आप आयत या वर्ग ले लो, या आपकी पंचभुज ले लो, इस टाइप की आकृतियाँ। सम मतलब समान भुजाएं हो, जिसकी भुजाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। षटभुज ले लो, वो वाला। इसके लिए अगर किसी को मतलब आपको पता नहीं है ना, इसमें बहिष्कोण पूछा है। बहिष्कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर हो गया आपका ये वाला, ठीक है, इंटीरियर ये वाले कोण। तो इस पे हमने क्या कर, ये देखो आप पॉलीगन पे ना, कंसेप्ट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक एक्सरसाइज कराई हुई है, ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार इसको ज़रूर देखना, पॉलीगन वाली को, ठीक है। इसके सवाल पेपर में आते रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि इससे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए ना आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर के, बिल्कुल ईजी समझाया है, उसके बाद इस टाइप के सवाल आपके सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे उसमें इंटीरियर एंगल निकालना हो चाहे एक्सटीरियर एंगल निकालना हो। अगर आपने कंसेप्ट नहीं किए तो इस सवाल को करवाने के बाद क्या होगा, आप आगे भूल जाओगे, आगे जब कोई सवाल आएगा तो, ठीक है, याद नहीं रहेगा। मैंने इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकालने का सिर्फ सूत्र नहीं बताया, बताया है लॉजिक, बताया उसके पीछे। लॉजिक से क्या होता है कि आप अपने माइंड में बिठा सकते हो उसको। तो इसको हम करते हैं, समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाओं वाला समबहुभुज है वो, ठीक है। प्रत्येक बहिष्कोण बाह्य कोण कितने के बराबर होगा। देखो 9 भुजाओं वाला बनाना वैसे मुश्किल तो है इसमें, ये 3 हो गई, ये आपकी 4 हो गई, 4 2 और 2 4 और 1 5, 5 हो गई, ये आपकी 2 और हो गई 7, और ये आपकी 8 और 9। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। हम मान लेते हैं कि इसकी भुजाएं बराबर हैं। अब इसमें बहिष्कोण तो तभी बनेगा जब इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये कोण। अब इस भुजा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये कोण, इसको आगे बढ़ाऊंगा ये कोण, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा ये कोण, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कोण, इसको आगे बढ़ाऊंगा ये कोण, इसको आगे बढ़ाऊंगा ये कोण, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कोण, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कोण, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ये सर्कल सा नहीं बनना, सर्कल सारे कोणों को जोड़ोगे 360 डिग्री। कैसे, पहला कोण मैंने ये बनाया आपका, जैसे ये बनाया आपका, ये इतना सा है ना, ये इतना सा, मान लो ये 30 डिग्री है, जो भी है, यहाँ तक बनाया ना। उसके बाद अगला एंगल ध्यान से देखो, इसी लाइन से आगे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इससे आगे दूसरा स्टार्ट हो रहा है यूं, है ना, और जहाँ दूसरा खत्म हो रहा है उससे आगे तीसरा स्टार्ट हो रहा है यूं। ऐसे आगे से आगे स्टार्ट होता होता ये आपका एंगल कहाँ मिल रहा है, यहाँ आगे इस लाइन के नीचे मिल रहा है। देखो ध्यान से, यूं आके और यहाँ मिल गया, तो कितने का कोण हो गया, 360 डिग्री का। तो इससे क्या समझे आप, हर एक एंगल में देख लो, जैसे ये एंगल 7वां एंगल बनाया इसने, यहाँ तक, यहाँ खत्म हुआ ना, अगला एंगल देखो ध्यान से, इसी से आगे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ खत्म हुआ इस लाइन पे, इससे आगे ये स्टार्ट हो रहा है, ये इतना झुका हुआ तो इससे आगे ये स्टार्ट हो रहा है। यानी कि एक समबहुभुज, एक पॉलीगन के जो बाह्य कोण होते हैं उनका जोड़ 360 डिग्री होता है, वो मिलके एक सर्कल बनाते हैं। इन सभी कोणों का जोड़, जो आपका कोण 1 है, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये सारों का जोड़ कितना होता है, 360, ठीक है। तो टोटल एंगल जो बनेंगे उसके में, उनका सम ऑफ टोटल एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 9 भुजाएं हैं इसमें, जितनी भुजा होती है उतने कोण होते हैं आपके, 1 2 3, ये 9 कोण, तो 9 कोण है, एक कोण कितने का हो जाएगा, 9 कोण 360 के, एक कोण 40 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गया। डिटेल में समझना हो इसको और एक्सटीरियर एंगल को भी, तो आप वीडियो वो देखिएगा जो मैंने बताई। बाकी अगर एक्सटीरियर 40 आ गया ना, ये 40 आ गया, ये बाहर वाला, तो ये देखो एक रेखा है, ये रेखाखंड पे बना कोण 180 होता है, तो ये 40 हो गया, तो अंदर वाला 140। तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा ना, अंतः कोण, वो कितना होगा दोस्तों,
140 डिग्री का। ये बहुत आसान है। अगर आप बाह्य या अंत एक कोण पता हो तो दूसरा 180 माइनस होता है। तो ये आप कर लोगे। एक वर्ग पे आ जाते हैं हम, ठीक है। वर्ग का परिमाप, परि मतलब बाहर के हिस्से का माप, ये चारों भुजाओं का जोड़, ये 144 है। 144 में कितनी भुजाएं हैं? इसमें 4 भुजाएं हैं। तो एक भुजा कितनी की हो जाएगी? 36 होकर 144, 36 36 की इसकी भुजा है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल, अब हमारे पास एक आयत है। आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो आयत का क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? वर्ग के बराबर। वर्ग का कितना है भाई? भुजा गुणा भुजा होता है, 36 गुणा 36, ये हो गया वर्ग का। तथा आयत की लंबाई, अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, और इधर है 36 गुणा में 36। तो आयत की लंबाई तो दी हुई है 81 सेंटीमीटर, और आपको बोल दिया कि चौड़ाई आप ज्ञात करो, ठीक है। बड़ा आसान है। 9 निमे 81, 9 चौके 36। अच्छा, 9 चौके 36, फिर एक और बार कट गया, तो यहाँ क्या बचा? चौड़ाई, और यहाँ क्या बचा? 4 चौके 16। चौड़ाई आपकी आ गई 16 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सिर्फ आयत और वर्ग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। HCF 408 और 1032 का बहुत आसान है निकालना। 408 और 1032 डिवीजन मेथड से देख लो। ये 8 से भाग हो रहे लग रहे हैं मुझे, तो 8 से हो रहे हैं, तो 8 से ही कर लो ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए। ये 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 7 8 9 72। अब 5 6 9 2 11 और 1 12। अब 3 से हो जाएंगे ये। 3 से 17 पे, 3 चौके 12, 3 3 9। 17 और 43 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ये भाग होती ही नहीं, ठीक है। तो 8 और 3 इतने में भाग हुआ, तो HCF क्या हो गया इसका भाई? 24। 8 गुणा में 3 24। तो इसने कहा HCF इसका किसके बराबर है? 24 किसके बराबर है? 1032 x माइनस 408 y, इसके बराबर है 24, ठीक है, मान लिया। पर इसमें देखो 24 से ये तो भाग होता है 1032। ये देखो हमने यहाँ भाग किया था, 8 3 से भाग हुआ था, 24 से भाग होता है ये पहले 8 से कर दो फिर 3 से कर दो, एक ही बात है, भाग हो जाएगा ना 24 से। और ये 408 भी भाग होता है। 1032 कितने में भाग होगा? देखो 24 चौके 96, 7 24 72, उतने भी होगा जहाँ यहाँ किया था। और 24 से 24 एकम 24, 16 24 आते 168 बराबर 24 एकम 24। सारे को 24 से भाग कर दिया मैंने, ये आ गया। x जमा वाई बराबर 7 है, ये दूसरी इक्वेशन है। x जमा वाई बराबर 7 है। तो इसमें क्या करते हैं हम? किसी एक को बराबर कर लो। जैसे ये इसको 43 से गुणा करनी पड़ेगी, या इसमें y 17 है तो इसको 17 से गुणा कर दो। 17 से गुणा कर देता हूँ। 17x जमा 17y बराबर 17 7 119। ऊपर वाला इसके नीचे लिख दो, 43x माइनस 17y बराबर 1। घटाने की जरूरत नहीं है, जमा घटाया जोड़ने से ही कट जाएगा। ये 60x हो गया, 119 और 1 कितना होता है? 120। x बराबर 60 दूनी 120, 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया, तो y का मान कितना हो जाएगा? x जमा y बराबर 7 था, तो x की जगह 2 रखोगे तो y क्या आ जाएगा? 2 घट जाएगा इधर 7 में से, y आ जाएगा 5, ठीक है। अब कहता है x माइनस वाई निकालो। x माइनस वाई यानी x 2 है, y 5 है। 2 माइनस 5 क्या हो गया? -3। ये आपका आंसर हो जाएगा -3। तो ये इसमें HCF भी था और इसमें समीकरण भी था। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों, विज्ञान यानी साइंस में कितने छात्र हैं? 60 हैं। इंग्लिश में कितने हैं आपके? 105 छात्र हैं। और आगे क्या है? गणित मैथ, इसमें कितने हैं? 135 छात्र है। कि एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इनकी भी एक परीक्षा होनी है, ठीक है। आप भी परीक्षा देने जाओगे तो आपको भी मान लो एग्जामिनर हो, आपको परीक्षा करवानी है, इतने इतने बच्चे हैं, तो क्या करोगे? प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। हर कमरे में बैठने की क्षमता समान है, ठीक है ना, बराबर बेंच है। आप पहले कमरे में 20 बैठाओगे, दूसरे में 20, तीसरे में 20, ये ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, यानी कि एक कमरे में सिर्फ साइंस वाले होंगे ताकि आराम से वो नकल वगैरह मार सकें। बीच में इंग्लिश मैथ वाला होगा तो डिस्टर्बेंस होगी, तो इसलिए एक ही विषय के छात्र रखे गए हैं, ठीक है। आप भी ऐसा ही चाहेंगे। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बताओ। कम से कम आपको कितने कमरे चाहिए? इसने न्यूनतम क्यों पूछा? देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 135, 240, 300 स्टूडेंट है टोटल, है ना।
तो मैं ये कह देता कि 300 कमरे ले लो, 300 कमरे, और सब कमरे में एक एक बच्चा बैठा दो, एक एक बैठा दिया। तो इसकी पहली कंडीशन क्या थी, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, सब में एक एक बैठा है, और एक ही विषय के छात्र है, सब में एक एक बैठा रहे हो, तो कोई दो विषय के छात्र दो तो है ही नहीं वहाँ पे। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 300 कमरों से। पर इसने पूछा न्यूनतम 300 कमरे, नहीं भाई एक एक बैठाओ, आप कम करो कमरे, कितने करोगे ताकि ये मान लो अच्छे से बैठ जाए इन दो कंडीशन के साथ। मैं मान लेता हूँ 60 कमरे ले लेता हूँ, 60 कमरे, सॉरी 60 कमरे नहीं लेता, 60 छात्र ले लेता हूँ, 60 छात्र, ठीक है। किस में, एक कमरे में। तो पहले कमरे में क्या होगा, आपके साइंस के सारे बैठ जाएंगे, दूसरे कमरे में क्या होगा, आपके इंग्लिश के बैठेंगे, ठीक है, 60 बैठ गए, 60 बैठ गए इंग्लिश के। तीसरे कमरे में क्या होगा, इंग्लिश के 60 बैठ गए, तो इंग्लिश के कितने बचे, 45 बचे। चौथे कमरे में मैं मैथ के बढ़ाऊंगा, पर यहाँ गड़बड़ हो गई। आपको कहा था हर कमरे में बराबर बैठेंगे, बैठने की क्षमता समान, यहाँ तो कम ज़्यादा हो गए, तो 60 नहीं ले सकता। तो मैं कितने बच्चे ऐसे लूँ कि सब में बराबर बराबर बैठ जाएं। देखो 60 बैठाने हैं, 105 भी बैठाने हैं, और 135 भी बैठाने हैं, तो 15 के पहाड़े में है ये सारे, 15 तो के 60, 15 7 105, 15 नहीं में 135। अगर मैं 15 बालक बैठाऊंगा ना हर कमरे में, तो कोई बालक छूटेगा नहीं। अगर मैं 30 बैठाऊंगा ना, तो साइंस वाले तो दो कमरों में बैठ जाएंगे, 30 दूनी 60, पर ये नहीं बैठ पाएंगे, 30 और 30, 60 30 90, अगले में 15 ही बच जाएंगे। तो इसलिए इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें HCF साझा फैक्टर लेना पड़ेगा, जो इनको बराबर बराबर डिवाइड कर दे। वो 60 105 135 का आप HCF निकालोगे, वो 15 ही आएगा, निकाल लेना बहुत आसान है। तो 15 आएगा, तो 15 आप बालक इसमें बिठाओगे एक कमरे में, ठीक है। तो कई तो सीधा निशान मार देंगे जी ये रहा 15। इसने पूछा कमरों की संख्या, इसने ये नहीं पूछा एक कमरे में कितने बिठाओगे, एक कमरे में कितने बिठाओगे, तो आंसर 15 है आपका। कमरे कितने आएंगे, साइंस वाले 4 कमरों में बैठ जाएंगे, ये कमरे आ गए आपके। ये 7 कमरों में बैठेंगे, ये 15 नहीं में 135, 9 कमरों में बैठेंगे, 9 और 7 16 और 4 20 कमरे आएंगे आपके। तो कई बच्चे जरूर गलत करेंगे, ये नहीं करना है। एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे, 15, कमरे कितने बनेंगे, 20 बनेंगे इसमें। तो ये एक HCF का आसान सा सवाल। त्रिभुज ABC, ये आपको दी हुई है, ABC में AP ये वाली भुजा है, ठीक है। कोण BAC, B से A पे आओ और C पे जाओ, ये पूरा कोण, ये कोण का समद्विभाजक है। AP समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब ये हो गया कि ये जो कोण है, ठीक है, और ये जो कोण है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है इधर, ठीक है ना, AP से इधर वाला और इधर वाला, ठीक है भाई, इतना हम समझ गए। तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण B 75 का है, ये C 35 का है, तो A कितने का हो जाएगा, ABC तीनों का जोड़ होता है 180, B और C हो गए 75, और 5 80 3 110 के B और C। तो आपका A कितने का बच जाएगा, आपका A बच जाएगा 70 का, ये A 70 का है। इसको AP ने ये कर दिया समद्विभाजक, दो भागों में बांट दिया। ये कोण मैं मान लेता हूँ आपका, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, और ये मान लो 3, ठीक है ना। तो ये कोण है ना इतना, 1 जमा 2, और एक तरफ रह गया आपका कोण 3, याद हो गए, 70 का आधा क्या हो गया, 35 और 35, तो ये कोण 35 का हो गया इतना, और ये इतना सारा ये इधर 35 का हो गया। अब क्या करना है आपको, अब बताना है आपको कि PAQ कितना है, और इसमें यह भी कहा है कि AQ BC पर लंब है, ये AQ ये लंब है BC के ऊपर, तो ये 90 का हो गया। 90 और 75 165 हो गए, तो ये कितना बच गया फिर, ये बच गया 15 डिग्री, ये इतना 15 बच गया। ये सारा कितने का था, इतना, ये 35 का था, तो ये 20 बच गया, 20 डिग्री हो गया। शायद आपको ये समझ में कम आया हो, क्योंकि इसमें शाई काफ़ी हो गई थी। आपका ये 75 है, ये 35 है, ये 110 हो गए, तो आपका कोण A बच गया आपका 70 डिग्री का, क्योंकि 3 कोणों का जोड़ होता है 180, ये आपका 70 डिग्री का बच गया। ये आपका समद्विभाजक है ये वाला, ठीक है ना, ये यहाँ तक। तो यहाँ से इधर इधर जो कोण बचेगा आपका, ये कितने का बचेगा, आधा हो जाएगा ना, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटना। ये कितने का बच जाएगा आपका, 70 का आधा 35 में, 35 में ये दो कोण बनते हैं 1 और 2, तो आप में ये 2 वाला बताना है, ये QAP या PAQ। तो ये कितने का, 1 नंबर, ये आसानी से निकल जाएगा, ये 90 है, ये लंब है, तो 90 और 75 165, और ये कोण 1 इतना, ये 180 बनाएंगे, ये त्रिभुज है यहाँ तक ABQ।
तो ये 75 90 165, तो ये 15 बच गया कोण 1। और कोण 2, कोण 1 जमा कोण 2 कितना है 35 का है। कोण 1 15 हो गया, तो कोण 2 कितने का बच जाएगा आपका, कोण 2 ये घट जाएगा 20 डिग्री का बच जाएगा आपका। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बाकी ये त्रिभुज का आसान सा ही सवाल है, आप कर लोगे। ए बी सी ये है आपकी, ओ बी और ओ सी क्रमशः है, ओ बी ये रहा आपका ओ बी, ठीक है, ओ बी और ओ सी ये रहा आपका, ठीक है। कोण बी ये है आपका, और कोण सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब आधा आधे में बांटते हैं, ये मतलब क्या रह जाएगा, इसका आधा आधा रह जाएगा, ये भी बराबर बराबर भागों में इसको बांट देता है, ठीक है भाई। कोण बी ओ सी पूछा है, कोण बी ओ सी ये वाला कोण आपको बताना है। पहले देखो कोण ए जमा कोण बी और जमा कोण सी, ठीक है, ए बी सी ये तीनों होते हैं 180 के, ठीक है। तो ए आपका 40 का दे रखा है यहाँ पे, तो कोण बी जमा कोण सी फिर कितने के बच जाएंगे, 180 में से आप घटा दोगे 40, तो कोण बी जमा कोण सी 180 में से 40 गए 140 डिग्री, ठीक है। कोण बी और सी का जोड़ 140 आ गया। अब मैं इसको कोण 1 मान लूँ और इसको कोण 2 मान लूँ, तो ये क्या है, बी का आधा है ना, बी का आधा, और ये क्या है, सी का आधा। तो अगर मैं इनको आधा आधा कर दूँ, क्योंकि ये समद्विभाजक है ओ बी और ओ सी, तो बी को आधा कर दूँ मैं, यानी 2 से भाग कर दिया मैंने, सी को भी 2 से भाग, तो इधर भी 2 से भाग हो जाएगा। तो बी और सी का जोड़ 140 है, तो बी और सी के हाफ का जोड़ 70 हो जाएगा। बी का हाफ आपका कोण 1 है, ये कोण 1, और सी का हाफ है कोण 2, ये हो गए 70 डिग्री के। तो अगर त्रिभुज अब ले लेता हूँ मैं, त्रिभुज कौन सी, बी ओ सी, ये बी ओ सी इतनी त्रिभुज, इसमें 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 जमा कोण 2, तो ये हो गया, और जमा ये बी ओ सी जो हमें पूछा है बी ओ सी, ये 180 का बनाएंगे। 1 और 2 का जोड़ कितना है 70 है, ये 70 इधर जाए घटाओगे इसमें से, तो बी ओ सी कितना बच जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री का। तो ये सवाल भी त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इस पे बेस है। चतुर्भुज आ जाते हैं, थोड़ी प्रमोशन हो गई। ए बी सी डी ये रहा कि भुजाओं बी ए और डी सी को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है। अगर आकृति ना दी हुई तो ध्यान रखना, बी ए को बढ़ाने का मतलब है बी से ए की तरफ जाते हुए, बी ए बी कहे तो ए से बी की तरफ जाते हुए ऐसे बढ़ाएंगे, ए बी ए कहे तो इधर बढ़ेगी, डी सी तो डी से सी की तरफ जाते हुए बढ़ेगा, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, 4 दे रखे हैं आपको, ये ए ये बी ये एक्स और वाई कोण दे रखे हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़, यानी मैं ए बी और सी और डी ले लूँ, ए जमा बी जमा सी जमा डी, चारों का जोड़ कितना होता है 360, पता है आपको, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बनती है, यहाँ लाइन खींच लो 2 बनती है, एक का 180 2 का 360। अब इसमें कोण ए है, ये है ना कोण ए, ठीक है, ये कोण ए को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, और कोण बी एक्स दे रखा है आपको, और कोण सी को कोण सी ही लिखूंगा मैं, और कोण डी को क्या दे रखा है वाई दे रखा है आपको, बराबर 360। अच्छा एक्स जमा वाई तो आपको दे रखा है, ए सी का आपको पता नहीं है, ए सी तो आपके उत्तर में देखो ए और बी दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको ए सी को ए बी में बदलना है। ए को कैसे बदलोगे, ये जो बी है और ये जो कोण ए है, इन दोनों का जोड़ इस स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोण ए हो जाएगा 180 माइनस बी, ये कोण जो है आपका कोण ए जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ क्या है बी का और कोण ए का, दोनों का 180 है, तो कोण ए हमारे पास है ये रहा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस बी, तो यहाँ कोण ए की जगह आ जाएगा 180 माइनस बी। ऐसे ही कोण सी जमा कोण ए, ये भी 180 बनाएगा, तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस ए, तो यहाँ कोण सी की जगह 180 माइनस ए, एक्स और वाई मैंने लिख ही लिए, बराबर 360। 180 जमा 180 ये 2 कितना बनाएगा 360, 360 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 360। क्या बच गया एक्स जमा वाई, माइनस बी और माइनस ए उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, एक्स जमा वाई बराबर ए प्लस बी, ये दे रखा है आपके ऑप्शन में, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, और एक रेखाखंड पे जो कोण बने होते हैं 1 2 3 जितने भी ये 180 के होते हैं।
एक छात्र के 98 अंक की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। उसके आए तो थे 98, ठीक है, और आपने कितने लिख दिए उसके 108। कितने बढ़ा दिए भाई? 10 आपने बढ़ा दिए, ठीक है, 10 अंक बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए। इस त्रुटि के कारण, इस त्रुटि से, इस गलती से क्या हुआ? कक्षा के औसत अंक, कक्षा के औसत अंक कौन से होते हैं? आपकी कक्षा में मान लो जितने भी छात्र हैं, सबके आपने अंक जोड़े और जितने छात्र थे उससे भाग कर दिया, उनकी एवरेज निकाल ली, ठीक है ना। 40 छात्र थे, सबके अंक जोड़े और 40 से भाग कर दिया, तो जो एवरेज है वो भी तो बढ़ जाएगी ना। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक छात्र के आपने 98 अंक थे, वो 108 लगा दिए, 10 ज़्यादा लगा दिए, तो टोटल भी ज़्यादा हो गया, एवरेज बढ़ गई। एवरेज कितनी बढ़ गई? ठीक है, एवरेज जो है वो बढ़ गई 1/5 अंक, 1/5 अंक बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी। मैंने 10 अंक बढ़ाए, 1 अंक भी नहीं बढ़ा एवरेज में। क्यों? क्योंकि एवरेज सब बच्चों की मिला के निकलती है ना। एक बच्चे के बढ़े हैं, सबके 10-10 बढ़ते तो एवरेज 10 बढ़ जाती। 1/5 मुश्किल है थोड़ा सा, 5वां हिस्सा है, इसको 5 से गुणा कर लो। अगर मैं 10 की 5 से गुणा करूँ, 50 बढ़ा दूँ अंक, कितने बढ़ा दूँ मैं? 50 अंक बढ़ा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 से गुणा कर दो, 5 से 5, 1 अंक बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं 50 अंक बढ़ाऊंगा तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 1 अंक बढ़ेगी, ठीक है। सबका एक एक अंक बढ़ गया, सबका एक अंक बढ़ गया, ठीक है। तो 50 अंक बढ़े, तो कितने छात्र हुए? 50 अगर छात्र होंगे और सबका एक अंक बढ़ेगा तभी तो 50 बढ़ेंगे ना अंक। तो इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी होगी? छात्र कितने हो गए आपके? 50 हो गए। ये आपका सवाल हो गया, यही पूछा था कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? 50, ठीक है। मेरे ख्याल से तो और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो तो आप छात्रों की संख्या क्या मान लो? x मान लो, आपने x मान ली, ठीक है। आपकी एवरेज जो है, मतलब कुल अंक कितने आएंगे? कुल अंक, कुल अंक क्या होते हैं? आपका जो छात्र है, छात्रों की संख्या गुणा में अंक, 1/5 अंक एवरेज में बढ़ रहे थे, तो x/5 अंक बढ़ रहे हैं कुल अंक में। वैसे एक्चुअल में कितने बढ़ रहे हैं आपके अंक? 10 बढ़ रहे हैं, तो x/5 10 के बराबर है, तो x बराबर 50 आ गया, छात्रों की संख्या 50 हो गई। किसी भी तरीके से कर लो, जनरल रीजनिंग हो आपकी या आपका मतलब कैलकुलेशन या छात्रों की संख्या x मान के कर लो, अर्थमेटिक या रीजनिंग, आपका सवाल हो जाएगा। तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। रीट 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लेवल 1 का ये मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। मैथ की पेडागोजी के मनु जी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, पेडागोजी वहाँ देख सकते हैं। सीडीपी भी उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस की है, सीडीपी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरी वाइफ है वो पेडागोजी और जो सीडीपी है, ठीक है, उसको पढ़ाती है, चाइल्ड साइकोलॉजी को एंड पेडागोजी को। और मैं इसमें मैथमेटिक्स का जो कंटेंट होता है, मैथमेटिक्स के सवाल होता है, वो आपसे समझाने का तो क्या है, आप बच्चे मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं पुराना स्टूडेंट रहा हूँ, आप नए बच्चे इंटेलिजेंट हो, पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा टाइम पास हो जाता है खाली टाइम में, और आपको भी कोई डिस्कस करने वाला मिल जाता है। कुछ कंसेप्ट और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं डिस्कस करने से। ज़रूरी नहीं मेरे से आप डिस्कस करो, आप जिस रूम में रहते हो अपने रूममेट है ना, 2-3 रूममेट के साथ मिलके तैयारी करो, ठीक है। और 2-3 लोग मिलके तैयारी करोगे ना, तो आप जो सीडीपी या मैथ के कोई भी कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आपस में डिस्कस करोगे ना, तो वो ज़्यादा याद रहेंगे, और किताबें पढ़ने से आप भूल जाओगे एग्ज़ाम में। तो ऐसे करो, हम भी डिस्कस करते रहेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है मेरे ख्याल से 25 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम हो रहा है आपका रीट का। तो रीट में मन्नू जी आपको सीडीपी और जो पेडागोजी है मैथ की या जो भी है वो करवाएंगी, और मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा। बाकी आपकी जो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप खुद पढ़ लेना। तो कोशिश करेंगे कि कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको करवाएं, मतलब मेरे से जो भी डिस्कस करना हो, आपको मॉक टेस्ट करना हो या मैथ से रिलेटेड, और मनु जी से सीडीपी या पेडागोजी से जो भी डिस्कस करना हो, जो भी प्रॉब्लम हो, या आप पीडीएफ भेज देना। टेलीग्राम पे पढ़ाई की बात नाम से ही एक चैनल भी है और एक ग्रुप भी है, तो ग्रुप में तो आप शेयर भी कर सकते हो, उसमें आप कोई भी पीडीएफ भेज देना जिसमें आपके सीडीपी के या मैथ के क्वेश्चन हो, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो वीडियो आते रहेंगे उसमें। तो 25 अप्रैल तक आपको मैक्सिमम मैं कंटेंट या पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना भी मैं योगदान दे पाऊँ। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन करवाने में सक्षम हूँ, पर जितना भी मैं योगदान दे पाऊँ आपको योगदान दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।